हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल जीएनपी एडुकेयर। जैसे कि हम लोगों ने बोला था, आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर बनाया जाता है सोलर में। तो हम लोग अगर सोलर की बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जो सबमिट करना होता है वो होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस में कोई भी क्लाइंट या कस्टमर पहले ये डिसाइड करेगा कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, जो हम लोग हमारे टेक्निकल एनालिसिस से बना देंगे। और उसके बाद क्लाइंट खुद का बजटरी अप्रूवल देगा और अल्टीमेटली हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रूफटॉप के छोटा क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है, जैसे 10 किलोवाट, 25 किलोवाट या 100 किलोवाट का कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। लेकिन अगर बड़े प्रोजेक्ट कैपेसिटी की बात करें, जैसे 500 किलोवाट या 1 मेगावाट का रूफटॉप, या ग्राउंड की बात करें जहाँ पे मिनिमम शायद 5 या 10 मेगावाट की बात हो रही है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे लैंड कॉस्ट हो गया आपका, ओवरऑल जो हम लोग मटेरियल्स खरीदेंगे कंपोनेंट कॉस्ट हो गया, या लाइजनिंग कॉस्ट हो गई, कहाँ पे हम लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो कहाँ पे फीड कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब भी हम लोग ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, तब हम लोग को ये सारी चीज़ें एनालिसिस से पहले ही करना पड़ता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। एज हम लोग का ये पूरा सेशन, ये पूरा क्लास था बेसिकली आपके रूफटॉप सेक्शन के ऊपर। हम लोगों ने पूरा रूफटॉप सेक्शन की बेसिक नॉलेज और उसका डिजाइनिंग पार्ट सीखा है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ रूफटॉप सेक्शन की ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करेंगे। तो हम लोग एक रूफटॉप सेक्शन का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे और समझेंगे उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होता है जो इम्पोर्टेंट होता है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख कर रखने में और बनाने में। तो हम लोगों को बेसिकली यही चीज़ सीखना है कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को देना पड़ता है, और अल्टीमेटली कैसे अच्छे डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस में हम लोगों के कस्टमर को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं और हमें प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो ये जो बोनस वीडियो है वो बेसिकली डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर ही है। जैसे कि हमने बोला था, यहाँ पे जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बेसिकली हम लोगों का एक 25 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट का है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोलर प्लांट हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं फॉल्ता गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जो वेस्ट बंगाल में आता है, साउथ 24 परगना में। तो ये हमारे कंपनी सौरज्योति रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये एक कवर पेज है जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट पेज में कंपनी का लोगो और जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट पे कर रहे थे, उसका फोटो दिया है। तो अगला पार्ट आता है जिसे हम लोग समरी और इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो जो पार्ट हम लोग इसमें मेंशन करेंगे वो सारे पार्ट्स का थोड़ा 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 करके हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे पहला पार्ट जो हो गया वो हो गया ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स हम लोग आगे यूज करेंगे, जैसे हो गया सोलर पीवी, फोटोवोल्टाइक, या वाटेज, करंट, वोल्टेज, वो सब क्या होता है वो उस वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें हम लोग एकदम हल्का से ये डिपेंड मेल कर देते हैं कि हम लोगों को ये पॉइंट्स एक प्रीसाइज में, पूरा जो रिपोर्ट होता है उसका 1 या 2 पेज में हम लोग बेसिक पॉइंट्स को इसे मेंशन कर देते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट समरी, एक एक्सेल होता है जिसमें प्रोजेक्ट का हर पॉइंट को मेंशन किया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। अगला आता है इंट्रोडक्शन पर, वो बहुत कॉमन पॉइंट होता है जो हर सोलर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में काम पे आता है। जैसे गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, क्यों हम लोग नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्स में जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है, कितना इंस्टॉलेशन हो चुका है, या आगे का कितना इंस्टॉलेशन करने का प्लान है गवर्नमेंट का, या और भी हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 लाइंस का एक मेंशन है इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे हम लोग बोलते हैं लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इसमें क्या है, कौन से लोकेशन में हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद है कि नहीं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे जो रूफटॉप अगर है तो रूफटॉप उतना लोड ले पा रहा है कि नहीं, या वहाँ पे हम लोग ग्राउंड की बात करें, हम लोग ये जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो कहाँ पे फीड करेंगे, कौन से ग्रिड पे फीड करेंगे, नियरेस्ट जो फीडिंग पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को ये पावर डालना है वो नियरेस्ट फीडिंग पॉइंट कितना दूर है, या जो भी लोकेशन की बात करें उसमें हम लोग को सारा मटेरियल्स लेके जाना है, तो जो रास्ता है उसमें जहाँ से भी हम लोग को मटेरियल लेके जाना है वहाँ पे प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं, प्रॉपर रास्ता है कि नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए, या जो गाँव का रास्ता होता है वैसे रास्ता है कि नहीं, तो प्रॉपर रास्ता कितना दूर है कि हम लोग मटेरियल प्लानिंग भी बराबर कर पाए और ये समझ पाए कि वो जो लोकेशन की हम लोग बात करें वो लोकेशन अल्टीमेटली हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं है। अगला आ जाता है इरेडिएशन डेटा, जो हम लोगों ने अभी तक पीवीसी से सीखा है। इसका डेटा आप लोगों को नासा या मेटेओनॉम से मिल जाएगा।
और पीवीसीस बनाने के टाइम ही मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग डाल सकते हैं कि उस एरिया में सोलर का रेडिएशन डेटा या इंस्टॉलेशन डेटा कितना होता है, कितना सोलर एनर्जी पर स्क्वायर मीटर में गिरता है वहाँ पे। तो अभी हम जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा ही हम लोग उस बेसिकली एरिया को या उस लोकेशन को हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं पीवी टेक्नोलॉजीज। पीवी टेक्नोलॉजी में क्यों अलग से एक चैप्टर बनाया गया है। पीवी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, सोलर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन हो गया, पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया, आपका थिन फिल्म हो गया। तो हम लोग को पहले ये सिलेक्ट करना है हम लोग किस तरीके की सोलर पैनल को लेना चाहते हैं और क्यों। फिर आ जाता है दो मेजर पार्ट जो है सोलर पावर प्लांट स्कीम, बेसिकली डिजाइनिंग का क्या क्या इनपुट हम लोग ले रहे हैं, और पावर प्लांट कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन, मतलब हम लोग का क्या क्या सोलर पावर प्लांट के कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स में अगर हम लोग बात करें, जैसे क्या मॉड्यूल ले रहे हैं, क्या इन्वर्टर ले रहे हैं, और क्या हम लोग क्या प्रपोज कर रहे हैं, क्या इक्विपमेंट सिलेक्शन हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि कस्टमर उसे देख के अपना बजटरी अप्रूवल दे पाए। उसके बाद पावर प्लांट का बेसिक डिजाइन और शेड्यूल, कितने टाइम में हम लोग बेसिकली इस पावर प्लांट को इंस्टॉल कर पाएंगे। मतलब हम लोग अगर स्टार्टिंग से बात करें तो पावर प्लांट का मतलब कोई भी कंपोनेंट को खरीदने में हमें जितना टाइम लगेगा और कितने दिन में हम लोग उस कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं साइट पे। फिर आ जाता है बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल की हम लोग बात करें तो वो ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं, ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम्स के लिए। सो वही बिल ऑफ मटेरियल्स हमको यहाँ पे बिठाना है। अगर कस्टमर मांगता है तो हम लोगों को ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करके कॉस्टिंग देना होगा, ब्रेकअप कॉस्ट। अदरवाइज हम लोग जनरली ब्रेकअप कॉस्ट नहीं देते, टोटल कॉस्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों का अगला पार्ट आ जाता है सिंगल लाइन डायग्राम, जो हम लोग ऑटोकैड से ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। साइट फोटो, जो हम लोग साइट सर्वे से सीख चुके हैं। और जो एनेक्शन में डालना होता है। आखिरी फिनेंशियल एनालिसिस, ये भी हम लोग पीवीसिस से एक मेजर पार्ट सीख चुके हैं, जो है फिनेंशियल एनालिस्ट। इस फिनेंशियल एनालिस्ट के लिए हम लोग डिटेल में ये भी और भी सीख सकते हैं हमारे एडवांस कोर्स में, जो फरवरी से आएगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसे एक्सेल के थ्रू बेसिकली सबमिट कर सकते हैं, या हम लोग जो भी जैसे पीवीसिस के थ्रू हम लोग जो फिनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे उसे भी हम लोग सबमिट कर सकते हैं, ये समझने के लिए कितना टाइम लगेगा जो भी कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए वो 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, कितना रुपए भी कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है उस प्लांट के लिए, वो कितना दिन में कस्टमर को उसका पैसा वापस मिलेगा, या कितना बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए, कितना फायदेमंद है कस्टमर के लिए ये सोलर सिस्टम लगाना। जैसे हम लोगों ने बोला था, ये ग्लॉसरी पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग फोटोवोल्टाइक, पीवी सेल, हर चीज का जो नाम बार बार यूज होने वाला है आगे, उसका बेसिकली एक मतलब यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे फोटोवोल्टाइक का क्या मतलब हुआ या पीवी सेल का क्या मतलब हुआ, कि बाद में हम लोग ये ग्लॉसरी पार्ट या छोटे वाला पार्ट यूज कर पाए, हम लोगों को मेजर पार्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादातर टर्म्स आप लोगों का पहचान का है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, इन्वर्टर हो गया, या STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, ये सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी आप लोगों की जहन पे, आप लोगों की जानकारी में है। तो यही पार्ट्स को हम लोग बेसिक यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और इसको हम लोग ग्लॉसरी करके पहले ही डाल देते हैं कि इसी लाइन को हम लोग बार बार रिपीट कर पाए हमारे पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, और बार बार ये पूरे लाइंस को मेंशन ना करना पड़े, उसी वर्ड से हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आप देख पा रहे हो, जैसे लाइटिंग अरेस्टर हो गया, अर्थिंग हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ग्रिड हो गया, ये सारे पॉइंट्स बेसिकली क्या है। अगर हम लोग कस्टमर की बात करें तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं जिसको पूरा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज ना हो, तो अगर नॉलेज नहीं है तो उसके लिए करंट, वोल्टेज, ये सारे वर्ड्स भी वैसे ही होंगे जैसे हम लोग, अगर हम लोगों को कोई नासा का वर्ड बोला जाए हम लोगों के लिए जैसे होगा, वो कस्टमर के लिए भी ये सारे शब्द वैसे ही होंगे। तो इसलिए कस्टमर को दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए हम लोग इसे ग्लॉसरी में डाल देते हैं, कि कस्टमर को अगर कोई वर्ड का या शब्द का मतलब समझना हो तो वो ग्लॉसरी से देख के खुद ही समझ जाए। तो ये हो गया हमारा ग्लॉसरी पार्ट। इसके अलावा ये तो हम लोगों का डिफरेंट नाम हो गया जो ग्लॉसरी में हम लोग को डालना होता है। इसके अलावा हम लोग जो करते हैं वो है एब्रीविएशन, मतलब हम लोग जो भी छोटा अक्षर यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे AB एयर ब्रेकर का छोटा फॉर्म, या ACB एयर सर्किट ब्रेकर का छोटा फॉर्म, AC ऑल्टरनेटिंग करंट का छोटा फॉर्म, ये सारे चीजें हम लोग जब भी मतलब ये जो एब्रीविएशंस यूज करेंगे वो एब्रीविएशंस को पहले डाल देना है, क्योंकि अगर हम लोग AB को एयर ब्रेकर बोल रहे, हो सकता है कि कस्टमर AB को कुछ और समझे, तो वो चीज ना हो, वो कंफ्यूजन ना हो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आगे जाके। तो इसलिए हम लोग वो भी चीज एब्रीविएशन एक टेबल बना के पहले ही डाल देते हैं ग्लॉसरी के बाद,
कि हम सारे जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो सब के लिए एक ही मतलब का हो, एक ही चीज का मतलब हो। ठीक है, तो ग्लॉसरी के अंदर एब्रिविएशन भी आ जाता है, जैसे आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी आ जाता है। यूनिट टेबल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट टेबल पे हम लोग बेसिकली इसे कौन सा यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, अगर टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री सेल्सियस हो गया, समय की बात करें तो आवर हो गया, वोल्टेज, वाटेज, ये सारी चीज़ों का हम लोग कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, वो हम लोग अलग से यूनिट ऑफ मेजरमेंट या अलग से एक टेबल करके ग्लॉसरी के अंदर ही मेंशन कर देते हैं, कि बाद में इसको लेके कोई कंफ्यूजन ना हो। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरे ये चीज़ एकदम क्लियरली आगे बढ़ता रहे, और कस्टमर्स और हम लोग जो भी हम लोग समझाना चाह रहे हैं वो कस्टमर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट, जिसे हम लोग बोल रहे थे डिटेल प्रोजेक्ट में ग्लॉसरी पार्ट। तो ग्लॉसरी पार्ट में हम लोग ये बेसिक टर्म्स और जो भी हम लोग को मेंशन करना था प्रोजेक्ट्स के लिए, हम लोग वो मेंशन कर चुके। अगला जो पार्ट आता है, जैसे हम लोगों ने बोला एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी होता क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी बेसिकली सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हम लोग जो आगे की पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकता है कि 200 पेज का हो, 150 पेज का हो। तो कंपनी का, अगर आप एक बड़े कंपनी की बात करें, उसका जो बड़े मालिक होते हैं या सीईओ पोस्ट वाले होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू जा पाए। तो उसके लिए हम लोग को एग्जीक्यूटिव समरी करके देना पड़ता है, जिसमें करीबन 10 से 15 पॉइंट्स में हम लोग पूरे प्रोजेक्ट का एक छोटा सा स्नैप दे देते हैं, और उससे कस्टमर को समझ में आ जाता है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या समझाना चाह रहे हैं। तो जिसके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है जाने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोगों को ये एग्जीक्यूटिव समरी पार्ट रिपोर्ट में देना पड़ता है, या कोई भी रिपोर्ट में देना पड़ता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी ये सेकेंड चैप्टर के थ्रू आता है आफ्टर ग्लॉसरी। ग्लॉसरी के बाद बात करें तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग को देना पड़ता है, वो एग्जीक्यूटिव समरी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एग्जीक्यूटिव समरी में हम लोगों ने बेसिक जो पहले मतलब मेंशन किया है, वो है इंडिया में सोलर सिनेरियोस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे सोलर रीजन है, कितना एवरेज कितना सोलर रेडिएशन देता है इंडिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएनआरई मतलब मिनिस्ट्री जो है वो क्या सोच रखता है सोलर एनर्जी के बारे में, और क्यों हम लोग इस सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली मेंशन होता है। उसके बाद हम लोग अगर 4-5 पॉइंट पे अगर हम लोग गवर्नमेंट और उसकी स्कीम्स के बारे में बात कर लिए, तो उसके बाद 4-5 पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं हमारे बेसिक साइट के ऊपर। जैसे हम लोग यहाँ पे फॉल्टा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे सोलर प्लांट। तो फॉल्टा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है या प्राइवेट बॉडी है, वो पहले मेंशन करना है। यहाँ पे हम लोग कितने किलोवाट का प्लांट प्रपोज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग 25 किलोवाट के प्लांट प्रपोज कर रहे थे, और कौन सा टाइप ऑफ प्लांट, ग्राउंड माउंटेड प्लांट प्रपोज कर रहे थे, रूफटॉप प्लांट प्रपोज कर रहे थे, आरसीसी के ऊपर या टीन शेड के ऊपर, वो मेंशन किया जाता है, और बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट में। इसके बाद ये मेंशन किया जाता है ये जो प्लांट हम लोग यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, उसका जो भी कैपेसिटी है, वो उसका जो जनरेशन होगा, वो जनरेशन जाएगा कहाँ। हम लोग क्या इसको ग्रिड में दे देंगे, जहाँ पे हम लोग एक पावर परचेज एग्रीमेंट करेंगे गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट ये जनरेशन को खरीदेगा, या ये जो इंस्टीट्यूट है वो खुद ही उस जनरेशन को कैप्टिवली खुद कंज्यूम करेगा, जैसे डीजल जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो वैसे वो खुद ही कंज्यूम करेगा कि नहीं, तो ये समझना होगा। तो यह इस केस में ये जो पार्ट है वो कस्टमर खुद ही कंज्यूम करेगा, इसलिए इसको आईपीपीआई इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, मतलब स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर है एक डीजल जनरेटर की तरह, जिसके लिए गवर्नमेंट से हम लोग को कोई भी ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कनेक्टेड लोड कैपेसिटी से कम कैपेसिटी का सोलर प्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए ये परमिसेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मोड में काम करेगा। मतलब ये इंस्टीट्यूट खुद ही उस पूरे जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी को खुद ही कंज्यूम करेगा, ना कि ग्रिड में इसे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसमें लिखा रहता है क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे मेजर कंपोनेंट्स में आ गया आपका सोलर मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, और बाकी जो भी हम लोग बीओएस और स्ट्रक्चर को बीओएस कंपोनेंट्स भी मानते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें मौजूद रहेगा, राइट। इसके अलावा और भी क्या रहता है, इसका जो सेफ्टी होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, या इसका डेटा लॉगिंग करने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए, मॉड्यूल को साफ सफाई करने के लिए जो वाटर लगेगा वहाँ पे, वो हम लोग का वहाँ पे अगर ऑलरेडी मौजूद है तो एग्जिस्टिंग मौजूद वाटर को यूज़ करेंगे, नहीं है तो बोरवेल को हम लोगों को वहाँ पे एक बोरवेल बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग को वाटर मिलेगा कि हम लोग मॉड्यूल को साफ कर पाए, क्योंकि मॉड्यूल के ऊपर अगर धूल जम जाता है तो बेसिकली मॉड्यूल का जनरेशन कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी चेक किया जाता है कि हम लोग जो साइट जो मतलब चेक मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पे फॉल्टा
इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, तो वो बेसिकली आपका साइट का ग्रिड कनेक्टिविटी और साइट कनेक्टिविटी दोनों ही सही है कि नहीं, और उसका सोलर इंस्टॉलेशन अवेलेबिलिटी भी सही है कि नहीं। अगर ये मतलब फेवरिंग होता है, सही होता है, तभी हम लोग इस प्लांट को टेक्निकली फिजिबल बोलते हैं और प्लांट को प्रपोज कर पाते हैं। इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर था, तो हम लोगों को और कोई मतलब परमिशन या कंप्लायंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। स्टेट या सेंट्रल से या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या वो आपका जो डिस्कॉम हो गया या इलेक्ट्रिकल बॉडी भी जो भी हो गया, उससे हम लोगों को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें पावर परचेस एग्रीमेंट होता या कोई गवर्नमेंट स्कीम का प्रोजेक्ट होता, तो उस केस में हो सकता है कि हम लोगों को ये सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती, और वो भी कंप्लायंस में यहाँ पे मेंशन करना पड़ता कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, कौन से बॉडी से लेना है और कितना टाइम लगेगा उस बॉडी से लेने के लिए। और जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है कितना हम लोग जो कस्टमर को बोल रहे हैं कि भाई हमें इतना पैसा दे दो, तो उसके अगेंस्ट हम लोग कितना जनरेशन उसे गारंटी करते हैं। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कितना जनरेशन हम लोग गारंटी कर रहे हैं? हम लोगों ने जो पीवीसिस एनालिसिस किया था, सीखा था पिछले वीडियोस में, उस पीवीसिस से हमें पहले साल को एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेशन मिलेगा जो हर साल घटता जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये अगले साल 2% घट जाएगा, उसके बाद से 1.5% घट के 25 साल तक 80% तक आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी मेंशन करते हैं वो है पहले साल का सिमुलेशन रिपोर्ट एज ऑन फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो पहले साल का जो सिमुलेशन रिपोर्ट है वही पर एनम के बेस में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इतना पावर आउटपुट हम लोगों को मिलने वाला है इस प्लांट से। तो ये भी चीज़ हमें मेंशन करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव समरी में कि आप जो भी प्लांट हमें दे रहे हो उसके लिए हम लोगों को इतना पावर आउटपुट हम लोग आपको गारंटी कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का एग्जीक्यूटिव समरी पार्ट, जिसमें हम लोगों ने मेजर ये चीज़ें इन्फॉर्म किया है कि हम लोग का गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है और हम लोग इस प्लांट के लिए क्या क्या बेसिक हम लोग का साइट सिलेक्शन सही है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रहे, कितना पावर कैपेसिटी का प्लांट है, कहाँ पे हम लोग फीड करेंगे, कितना जनरेशन हम लोग दे पाएंगे, या और क्या क्या परमिशन की ज़रूरत है फ्रॉम स्टेट या सेंट्रल बॉडीज। तो स्टेट या सेंट्रल बॉडीज से हम लोग को और क्या क्या परमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है या लेना पड़ेगा इस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग इस ये जो डीपीआर है या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं साइट के अलावा साइट का क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है साइट में। जैसे इस केस में जो इंस्टीट्यूट है वो खुद ही इस पावर को कंज्यूम करेगा, तो उसके एलटी पैनल में ही हम लोगों को इस पावर को फीड करना है। इसके अलावा क्या एनवायरमेंटल सेफ्टी एस्पेक्ट्स है, ऐसा तो नहीं हमारे प्लांट इंस्टॉलेशन के कारण से वहाँ पे कोई भी सेफ्टी पैरामीटर एनवायरमेंटल पैरामीटर में कोई भी फर्क आ रहा है, उस चीज़ को हम लोग को देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा जो कॉस्ट एस्टिमेशन है मतलब फिनेंशियल एनालिसिस, और ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, मतलब ये प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली फिजिबल है कि नहीं, इकोनॉमी वाइज भी पैसों के मामले में भी देखना है कि ये फिजिबल है कि नहीं, और हमारे टेक्निकल मामलों में भी ये चेक करना है ये फिजिबल है कि नहीं। अगर हो जाता है तो यही चीज़ हम लोग हाईलाइट कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। उसके साथ हम लोग का शेड्यूल कितने टाइम में हम लोग बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट को हम लोग खत्म कर पाएंगे, ये भी चीज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जैसे हमने बोला था एग्जीक्यूटिव समरी के बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट समरी में। प्रोजेक्ट समरी और कुछ नहीं होता है, एक्सेल की तरह होता है, एक टेबल फॉर्म होता है जिसमें हम लोग बेसिक पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हम लोग कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में या कंपनी में या कौन से रेजिडेंस में कर रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, हो सके तो फुल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट नेम कौन सा है, कौन से स्टेट के अंदर आता है, आप यहाँ पे जो पावर कैपेसिटी है हम लोगों ने जो प्रपोज किया, जैसे यहाँ पे 25 किलोवाट प्रपोज किया है, तो कौन कितना पावर टेक्नोलॉजी हम लोग सोलर प्लांट यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, तो इसे हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक लिखेंगे। इसके अलावा वहाँ का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ये दो चीज़ें ज़रूरत है साइट से लेने के लिए, इसलिए क्योंकि हम लोग को ये चीज़ें पीवी सिस्टम में डालना पड़ेगा इसके एनालिसिस के लिए। इसके अलावा आ जाता है कितना एनुअल इंस्टॉलेशन है, कितना जनरेशन मतलब वहाँ पे कितना रेडिएशन आता है, नियरेस्ट सिटी कौन सा है, एयरपोर्ट कौन सा है, या उस साइट से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, हम लोग यहाँ पे क्या मोनोक्रिस्टलाइन ले रहे हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन ले रहे हैं, वो कौन सा टाइप ऑफ मॉड्यूल ले रहे हैं, कौन सा टाइप ऑफ इन्वर्टर ले रहे हैं, सेंट्रल या स्ट्रिंग या माइक्रो इन्वर्टर कैपेसिटी कितना ले रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एसी और डीसी कैपेसिटी सोलर प्लांट पे अलग होता है। हम लोग एक इन्वर्टर पे
20 से 25% ओवरलोडिंग कर पाते हैं। मतलब अगर 10 किलोवाट की इन्वर्टर की बात करें तो हम लोग करीबन उसे 12 साढ़े 12 किलोवाट तक का डीसी इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो इन्वर्टर कैपेसिटी है वो 25 किलोवाट है। मतलब हम लोग 30 किलोवाट तक का डीसी इनपुट चाहे तो इसे दे सकते हैं। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ देना ही पड़ेगा, हम लोग 25 किलोवाट का भी इनपुट दे सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहे तो 30 किलोवाट तक का, मतलब 20 से 25% ओवरलोडिंग करके भी इसका इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो प्रोजेक्टेड एनर्जी दिखा रहे हैं, वो जो भी दिखा रहे हैं इसमें ये लिखना बहुत जरूरी है, 100% ग्रिड अवेलेबिलिटी। मतलब अगर ग्रिड, हम लोग को पता है अगर मैं एक ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर की बात करूं, जब भी ग्रिड चला जाएगा वो आइलैंडिंग मोड में चला जाएगा। तो ये आइलैंडिंग मोड में ना जाए इसके लिए ये लिखना जरूरी है कि हम लोगों ने जो भी कमिटमेंट किया है उसका ये पहला चीज है कि उसमें 100% ग्रिड रहना पड़ेगा। क्योंकि ग्रिड कितना देर आउटेज हो रहा है, कितना बंद हो रहा है, वो आपको इन्वर्टर के डेटा लॉगर से वैसे भी मिल जाएगा। तो कल के डेट में अगर कस्टमर आपसे पूछे कि भाई आप भैया आपने तो बोला था कि 3,54,000 आपको मिलेगा या 35,400 यूनिट आपको मिलेगा, लेकिन मुझे तो भाई 30,000 यूनिट ही मिला, तो आप दिखा पाओगे नहीं कि सर आपके पास 90% ग्रिड अवेलेबिलिटी था, 100% नहीं था। हाँ, इसलिए हम लोग का सिमुलेशन में कोई गलती नहीं है, गड़बड़ नहीं है, हम लोगों ने कोई गलत प्रॉमिस भी नहीं किया है आपको हमारा सिस्टम बेचने के लिए। तो इसलिए ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि पहले ईयर का जनरेशन एट 100% ग्रिड अवेलेबिलिटी, ऐसा ना हो कि ग्रिड अवेलेबिलिटी मेंशन करना भूल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो मेंशन करने वाले हैं हमारे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो आ गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे हमने पहले भी बोला था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली हम लोगों को एक पावर सिनेरियो देना पड़ता है जो गूगल में बहुत इजीली मिल जाता है। इंडिया का करंट पावर सिनेरियो क्या है, या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इंडिया का, उसमें पावर सिनेरियो क्या है, तो हमारा गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम ले रहे हैं, हमारे पास कोल कमी होती जा रही है, कोयले की जितनी कमी होगी उतना हम लोग नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करेंगे, और हम लोग सोलर विंड या ऐसे कोई एनर्जी को प्रमोट करते रहेंगे। तो इस पार्ट में यही डालना है, यहाँ का फैक्ट्स जानना है, कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं, कौन से सोर्स से। जैसे इसमें क्या आ गया, हमारा कोयला वाला सोर्स आ गया, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गया जो डैम वगैरह से हम लोग लेते हैं, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया। तो हम लोग का जो भी मेजरली जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कोल से है, और ये तो सबको ही पता है कोल ऑन टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग इसके इसी कारण से शिफ्ट कर रहे हैं सोलर या विंड पे। विंड से इंडिया में सोलर मार्केट बेटर है, इसलिए हम लोग सोलर में शिफ्ट कर रहे हैं। और उसी का स्कीम्स फैक्ट्स और फिगर्स को हम लोगों को इंट्रोडक्शन में डालना है कि ये बेसिक दिखाने के लिए हम लोग क्यों सोलर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कोई और एनर्जी को इतना प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग सोलर पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ कहाँ रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, और इंडिया में भी कितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग प्रमोट कर पाए, कैसे कैसे प्रमोट कर पाए, इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, या इंडिया में सोलर का चांसेस कितना है, कितना पोटेंशियल है इंडिया में सोलर का। मतलब हम लोग का सोलर से एनर्जी जनरेट कर पाए, क्या वही एनर्जी काफ़ी है इंडिया के लिए, वो पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें आप लोग आपको इजीली कोई भी गूगल करने से ही मिल जाएगा, और वहीं से आपको उठा के ये इंट्रोडक्शन में डालना है। ये पावर सिनेरियो है। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन में, वो आ जाता है हमारा जो एग्जैक्ट प्लांट की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जो प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें अच्छा से ज़्यादा अच्छे स्कीम्स दे रहे हैं, और इंडिया में भी पोटेंशियल बहुत है सोलर का, तो हम लोग सोलर एनर्जी के थ्रू जो फॉल्ता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको हम लोग 25 किलोवाट का प्लांट उसमें प्रपोज कर रहे हैं। तो उसके साथ हम लोग क्या मेंशन करना है कि ये प्लांट हम चारों तरफ से वेल कनेक्टेड है कि नहीं, उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सही से मेंशन किया है कि नहीं, और हम लोग इसमें क्या क्या एक्सेसरीज ले रहे हैं, और पावर अल्टीमेटली कहाँ पे यहाँ पे इवैक्यूएट करेंगे। इस केस में जैसे पहले भी मेंशन किया था, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का एलटी पैनल है जो कॉलेज की इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अंदर ही है, वहीं पे हम लोग पावर को अल्टीमेटली इवैक्यूएट फीड या पावर को अल्टीमेटली वहीं पे डाल देंगे। ठीक है, कि कॉलेज वो या इंस्टीट्यूट वही पावर को खुद की कंजम्पशन के लिए, खुद की इस्तेमाल के लिए ले पाए। ठीक है, तो ये प्रोपोज पावर प्लान भी हम लोग को डालना पड़ता है हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट पे। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा पावर प्लांट वेल कनेक्टेड है, या उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है,
जो बेसिकली हम लोग को अगले पार्ट में बहुत अच्छे से प्रमोट करके दिखाना पड़ेगा, और अगला चैप्टर ही होगा कि हम लोग का कितना वेल कनेक्टेड है, या हम लोग जो भी साइट सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मौजूद है कि नहीं, साइट में सारे फैसिलिटीज एक साइट सिलेक्शन करने के लिए जो ज़रूरत है वो मौजूद है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जब भी हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक अलग ही चैप्टर बनाना पड़ेगा। बट सबसे पहला जो सवाल आता है, हम लोग यहाँ पे जो भी पॉइंट मेंशन कर दे रहे कि वेल कनेक्टेड है, या यहाँ पे जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो सारा ऑटोमेटिकली वहाँ पे है, इसीलिए हम लोग इसे प्रपोज कर रहे हैं। तो उस कारण से हम लोग को पहले ये चेक करना पड़ेगा, हम लोग को जो ये कंक्लूजन में पहुंचे हैं, हम लोग जो बोल पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये प्लांट वेल कनेक्टेड है और इसमें सारे फैसिलिटीज मौजूद है, उसके लिए हम लोग को बेसिक क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, हम लोग को उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है साइट सर्वे। तो जैसे मैंने बोला था, हम लोग का अगला जो पार्ट आता है वो है लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बट ये लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए सबसे पहले हम लोग को जो करना पड़ेगा वो है साइट सर्वे। तो अभी देखते हैं साइट सर्वे रिपोर्ट होता कैसा है। तो अगर साइट सर्वे रिपोर्ट की बात करें, ये है एक साइट सर्वे रिपोर्ट का पैटर्न या फॉर्मेट हम लोग बोल सकते हैं। तो कब हम लोग ये साइट सर्वे कर रहे हैं, उसका डेट, उसका साइट लोकेशन, मतलब वो प्लेन लैंड पे है, पहाड़ों में है, या कोई द्वीप में है, मतलब आइलैंड में है, वो चीज़ हम लोग को मेंशन करना पड़ता है। प्रोजेक्ट कौन सा टाइप की प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ग्राउंड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या छत के ऊपर रूफ टॉप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्लाइंट का नाम क्या है, नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है, या क्लाइंट का एड्रेस क्या है। और ये भी मेंशन करना पड़ता है कि सर्वे किसने किया था, क्योंकि हम लोग अगर इसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के टाइम में ढूंढते हैं और एक कंपनी के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होता है, तो ये याद रखना पॉसिबल नहीं होता है कौन सा सर्वेयर है, क्योंकि डिजाइनर को अल्टीमेटली सारे इनपुट सर्वेयर से ही लेना पड़ेगा। तो सर्वेयर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों इस चीज में मेंशन किया जाता है। तो ये है साइट सर्वे फॉर्मेट, जिसमें अल्टीमेटली ये पूरे चीज को अच्छे से मेंशन किया जाता है। और ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। तो इस साइट का जनरल इंफॉर्मेशन ये लिया गया है इस साइट सर्वे फॉर्म में, ये 6 या 7 सवालों के थ्रू। अगला पार्ट जो आता है वो ऑब्वियसली है हमारा टेक्निकल पार्ट, राइट। टेक्निकल इंफॉर्मेशन पार्ट में आप सबसे पहले देख पा रहे हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड साइट का लगेगा, जो आप मोबाइल के थ्रू कोई भी साइट में जाके इजीली खुद ही ले सकते हो, या वहाँ पे अगर कोई बंदा मौजूद है तो उसको भी पूछ सकते हो, अगर उसको नॉलेज है इस बारे में, कस्टमर को अगर नॉलेज है इस बारे में तो कस्टमर भी आपको बोल सकता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी मोबाइल का ऐप खोलो, उसमें कॉम्पस मिलता है, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इजीली उस लोकेशन का मिल जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा जो रूफ है जिसमें हम लोग लगाने वाले हैं, उसका साउथ फ्री है कि नहीं, मतलब उसके साथ में कोई शेडो नहीं है ना। अगर कोई शेडो नहीं है तो बहुत ऑब्वियस है हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर साउथ में शेडो है तो मेरा साइड से भी वहीं पे खत्म हो जाता है, हम लोग इस साइड के लिए और टेक्निकली इसे फिजिबल नहीं बोल सकते और इस साइड में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम लोग अगर शेडो है और आगे बढ़ सकते हैं, जैसे अगर ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ में शेडो है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी ये भी मेंशन किया जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में शेडो है और किस तरीके की शेडो है, वो चीज़ें मेंशन करना ज़रूरत है। और जब भी हम लोग हैंड डायग्राम भी बनाते हैं साइट का, कोई भी रूफ का हैंड स्केच बनाते हैं, तो स्केच में भी हम लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पे पेड़ है या यहाँ पे कोई नया बिल्डिंग खड़ा होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें उस ड्राइंग में भी मेंशन किया जाता है इस रिपोर्ट के अलावा। अगर शेडो फ्री एरिया है साउथ के अलावा ईस्ट वेस्ट में कितना शेडो फ्री एरिया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इससे पिछले क्लास में भी सीख चुके हैं। हम लोग का इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, कोई भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री जैसे हम लोग का इंडिया हो गया जो ग्लोब के उत्तरी भाग में मौजूद है, तो उसके लिए हम लोगों को साउदर्न फ्री लगता है, हम लोग को साउथ साइड में शेडो फ्री जगह लगता है। लेकिन अल्टीमेटली सूरज उगेगा ईस्ट से और डूबेगा जाके वेस्ट में, तो ईस्ट वेस्ट को भी फ्री होना जरूरी है। नॉर्थ में अगर ज्यादातर शेडो है तो उतना दिक्कत है नहीं, उस साइड को भी हम लोग फिजिबल मान सकते हैं। तो अगर शेडो फ्री एरिया है तो कौन से डायरेक्शन में कितना कितना शेडो फ्री एरिया है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो पीवीसी डिजाइन के लिए लगेगा वो है एजीमुथ। हम लोग एजीमुथ क्या है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, तो ये एजीमुथ भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी हम लोग उससे ऑटोकैड ड्राइंग मॉड्यूल लेआउट का और हमारा जो पीवीसी एनालिसिस है उसमें सही इनपुट डाल पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर शेडो की बात करते हैं तो उसमें ये भी देखना पड़ता है कि अभी तो शायद उस बिल्डिंग के चारों ओर कोई बिल्डिंग ऊंचा बिल्डिंग है, ऐसा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि एक बिल्डिंग बाजू में फॉर्म कर रहा है जो शायद
आपका बिल्डिंग 3 मंजिला हो और वो बिल्डिंग बढ़ते बढ़ते अगले 1-2 साल में 10 मंजिला हो जाए, तो अल्टीमेटली उसका शेडो तो यहाँ पे गिरेगा ही। तो ये भी चीज बाजू में जाके पूछताछ करके भी पता कर सकते हैं, या कस्टमर से पूछ के भी पता कर सकते हैं कि अगले 5-7 साल तक वहां पे आजू बाजू और कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं स्टॉल स्ट्रक्चर होने का। अगर कोई लंबाई में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है या कस्टमर का बिल्डिंग से छोटा कोई स्ट्रक्चर होता है आजू बाजू, तो हम लोग के लिए कोई टेंशन है नहीं। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपका कस्टमर का 3 मंजिला बिल्डिंग है और कल के डेट में कस्टमर चाहता है कि इसको और भी बढ़ा करके 4 मंजिला करेगा, तो अभी तो हम तो 3 मंजिले के ऊपर रूफटॉप को इंस्टॉल कर नहीं सकते। हम लोग अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को फिर बोलेंगे अभी के लिए फिजिबल नहीं है, आप पहले 4 मंजिला कर लो फिर करेंगे। या हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग ग्राउंड के साथ एंकर नहीं करेंगे, उसमें बला स्ट्रक्चर आता है जो हम लोग एडवांस क्लास में पढ़ेंगे, उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं जो इजीली रिमूवेबल हो, और जब भी कस्टमर एक्सपेंशन की बात करें हम लोग आके उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट में रिमूव करके फिर से ऊपर डाल सके। ठीक है, तो वो भी चीज हम लोग को देखना है और वो भी चीज यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके अलावा आ जाता है हम लोग का रोड का एक्सेस, मतलब हम लोग जो साइट की बात कर रहे हैं उस साइट में रोड एक्सेस प्रॉपर है कि नहीं। अगर है तो किस तरीके की रोड है, हमारा ब्रिक रोड है या मिट्टी वाला रोड है या कंक्रीट वाला रोड है या नॉर्मल जो पिच रोड होता है WBM रोड जिसे हम लोग बोलते हैं हाईवे का, वो मौजूद है कि नहीं। अगर है तो उस रोड का विड्थ कितना है, क्योंकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, छोटा चौड़ा नहीं है हमारा रास्ता तो उसमें हम लोग बड़ा ट्रक को नहीं भेज सकते। तो ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जो रास्ता है वो कितना चौड़ा है कि हम लोग बड़ा ट्रक भेज पाए या छोटे ट्रक से हम लोगों को माल भेजना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि चौड़ाई बहुत ज्यादा है नहीं, हम लोग को छोटा ट्रक यूज करना पड़ेगा साइड में माल भेजने के लिए, तो बड़ा ट्रक कितने दूरी तक जा सकता है, तो जो नियरेस्ट बिटुमिन रोड है हाई रोड वो कितना दूर होता है जिसमें हमारा बड़ा ट्रक पहुंच पाए, उसका भी डिस्टेंस हम लोगों को जानना पड़ता है। वो सारे कस्टमर से पूछताछ करने या साइट पहुंचने के टाइम को आपको खुद ही पता चल जाता है या सर्वे वाले को खुद ही पता चल जाता है। इसके अलावा ये भी जानना होता है कि कस्टमर के मतलब ये जो साइट हम लोग सिलेक्ट किए उसके आजू बाजू कहीं पे भी धूल मिट्टी होने की चांस है कि नहीं, मतलब उसके आजू बाजू कच्ची सड़क तो नहीं है या कोई फैक्ट्री तो नहीं है जहाँ से धूल, मतलब आप धुएं या वगैरह का इमिशन हो रहा है वो अल्टीमेटली जाके आपके प्लांट के ऊपर ही आएगा, आपके मॉड्यूल के ऊपर ही आएगा, अल्टीमेटली आपका जो भी जनरेशन है वो कम होता जाएगा। या आजू बाजू कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं चल रहा, नया बिल्डिंग बनने का या कोई भी नया कंस्ट्रक्शन का तो काम नहीं चल रहा है जहाँ से धूल आके उस मॉड्यूल पे गिर सकता है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो डस्ट फ्री या वहाँ पे कोई धूल मिट्टी नहीं है वही हम लोग वहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अगर हम लोग आज इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर ACDB या DCDB जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आपके ग्रिड कनेक्टेड या ऑफ ग्रिड का एक मेजर कंपोनेंट, वो रखने के लिए कस्टमर के पास कोई रूम है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोगों को उसके लिए कैनोपी बनाना पड़ेगा जिसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। तो सही से प्रॉपर कॉस्टिंग करने के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उसको रखने के लिए कोई जगह है कि नहीं, या कस्टमर के पास किस तरीके की लोड है, DC लोड है, AC लोड है, अगर AC है तो कितने फेस का है, 3 फेज, सिंगल फेज, कितना लोड वो कनेक्ट करके रखा है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल से तो मिल जाएगा अगर आप ग्रिड कनेक्टेड साइट्स की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप आज के डेट में ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा था, ऑफ ग्रिड साइट्स के लिए हम लोगों को जो करना पड़ता है वो है ऑफ ग्रिड साइट का सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि ऑफ ग्रिड साइड में कितना लोड कनेक्टेड है और कितने घंटे ये लोड यूज कर रहा है। तो ये जो लास्ट या कितने घंटे की बैटरी बैकअप उसे चाहिए, तो ये लास्ट जो 4 पॉइंट्स है इस पेज में वो बेसिकली सिर्फ ऑफ ग्रिड अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके लिए साइट सर्वे के लिए है। ग्राउंड माउंट ये अगर ग्रिड कनेक्टेड की बात करते हैं तो ग्रिड सिस्टम्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सारे टेक्निकल सवाल जो हम लोगों को इसमें फील करके आना पड़ता है। इसके अलावा आप आ जाते हैं हम लोग का सिस्टम में। सिस्टम हमारा जैसे हमने बोला था क्या होता है, ग्रिड कनेक्टेड हो सकता है। स्टैंड अलोन का मतलब हो गया आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम, और स्टैंड अलोन इसलिए बोला जा रहा है कि उसको ग्रिड के साथ हम कनेक्ट नहीं कर रहे, तो वो एक जनरेटर की तरह यूज हो रहा है, तो एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, अकेला अकेला का सिस्टम है। और तीसरा हो सकता है हाइब्रिड, जो मिक्सचर होता है ग्रिड और स्टैंड अलोन का, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मतलब हमारा ग्रिड है तो कहाँ पे हम लोगों को हमारा फाइनल AC कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब हम लोग कहाँ पे फीडिंग देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या और कोई एडिशनल पॉइंट है जो मिस कर गए हैं जो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट 2 चीज़ और भी मेंशन करना होता है, जिससे हम लोगों ने मान लीजिए कुछ सोच के गए थे कि 30 से 50 किलोवाट बिठा पाएंगे, लेकिन सर्वे के बाद हम लोगों को मिला
कि हम लोग 25 किलोवाट ही बिठा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोपोज कैपेसिटी हम लोग कर रहे हैं और कितना स्पेस है हमारे जो इंस्टॉलेशन करना है उस छत पे, कितना स्पेस है, उसका डायग्राम, हैंड डायग्राम ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है इस केस में। ठीक है, और एक चीज़ जो मेंशन करना जरूरी होता है कि हमारा जो जहाँ पे हम लोगों का मॉड्यूल लगेगा वहाँ से फीडिंग पॉइंट कितना दूर है, क्योंकि अगर हम लोग को ये सही से मालूम नहीं होगा कितना दूर है तो जो केबल लेंथ है वो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। इससे दो दिक्कतें आएगी, एक है केबल शॉर्ट पड़ने का चांस या कॉस्टिंग गलत होने की चांस, दूसरा हम लोग जो सिमुलेशन रिपोर्ट दे रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग सही से इनपुट कर नहीं पाएंगे और गलत इनपुट करने की वजह से सिमुलेशन डेटा गलत आएगा जो हम लोग के लिए हो सकता है कि हम लोग जितना बोल रहे हैं उतना वो जनरेट ना कर पाए। तो वो गलती रोकने के लिए, वो गलती ना हो इसी कारण से कितना दूरी में हमारा फीडिंग पॉइंट है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पार्ट जो आ जाता है हम लोग अगर ग्रिड पावर की बात करें, ग्रिड सिस्टम में ये जो ग्रिड लगा है वो क्या टेम्पररी ग्रिड है, अभी के लिए लगा है कुछ दिनों के लिए, या परमानेंट पहले से लगा हुआ था थ्रू आउट, या वहाँ पे कोई ग्रिड है ही नहीं, कोई पावर है ही नहीं। अगर है तो ये कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, कस्टमर को कितना पैसा पर यूनिट भरना पड़ रहा है। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जानना पड़ता है वो है डीजल जनरेटर। कस्टमर के पास कोई जनरेटर है कि नहीं, अगर है तो उसका सारा स्पेसिफिकेशन, जैसे उसका रेटिंग हो गया, उसका फेज हो गया, उसका लोड कनेक्टेड हो गया, कितना लोड कनेक्टेड, कितना घंटा चलता है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना वो है कस्टमर क्या चाहता है कि हम लोग उसके डीजी को हमारे सोलर के साथ सिंक्रोनाइज करें। अगर करना है, क्या होता है ये सिंक्रोनाइजेशन वो हम लोग एडवांस क्लास में सीखेंगे, लेकिन अगर करना है तो एक अलग से इक्विपमेंट आता है, एक अलग सा प्रोसेस होता है डिजाइनिंग का, और वो पहले से कस्टमर को पूछ लेना पड़ेगा, उसके लिए पूरा सिस्टम का थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसी कारण से ये कस्टमर से जान लेना जरूरी है कि डीजी का सिंक्रोनाइजेशन कस्टमर चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी डेटा शीट देखते हो मॉड्यूल का, तो मॉड्यूल का लिखा रहता है एनओटीसी या एसटीसी, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन एक लैब में होता है जहाँ पे 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर ही होता है। तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज, करंट या आउटपुट की बात हो रहा है वो उसी टेम्परेचर में बात हो रहा है, राइट। लेकिन हमारा हो सकता है कि साइट राजस्थान में हो, राजस्थान में होगा तो वहाँ पे 45-50 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऑब्वियसली हमारा सोलर मॉड्यूल जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना उसका एफिशिएंसी कम होता जाता है। तो वो चीज़ ना हो, या वो चीज़ हो तो सही से वो सिमुलेशन में रिजल्ट करे, वो करने के लिए हम लोगों को ये टेम्परेचर तब का, किस टाइम पे कौन से डेट में हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं वो भी नोट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर, अगर हम लोग आज बात करते हैं अगर कस्टमर का रूफ का, तो ये रूफ आपका सीमेंटेड रूफ हो सकता है या टीन शेड हो सकता है। बोथ केस में उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी है कि नहीं, मतलब अगर हम लोगों ने एक मॉड्यूल डाला या पूरा सोलर सिस्टम डाला तो उसका एक वजन होता है, तो वो वजन झेल पाएगा कि नहीं वो भी जानना जरूरी होता है। तो कौन से टाइप का रूफ है, कितना मंजिला है, बिल्डिंग का कंडीशन कैसा है, मतलब बहुत पुराना तो है नहीं कि हम लोगों ने मॉड्यूल का वजन डाला वो टूट के गिर गया। अगर ग्राउंड माउंटेड होता है तो सॉइल कंडीशन कैसा है, नॉर्मल है, सैंडी है, मटीला है या पथरीला है, ये सारे जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये भी जानना पड़ता है वहाँ पे जब भी बारिश वगैरह होता है तो कितना पानी जम जाता है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का हाइट उस पानी से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए और हमारा सोलर पैनल बाढ़ के नीचे चला जाए, अल्टीमेटली पूरा सोलर पैनल एक ही साल में, एक ही बार में ख़त्म हो जाए। तो इस कारण से ये भी जानना जरूरी होता है ग्राउंड माउंटेड प्लांट के लिए कि कितना वहाँ पे वाटर लेवल जाता है, कितना बार पे पानी ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइट सर्वे का बेसिक फॉर्मेट। इसके अलावा जैसे हमने बोला था अगर हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं, रूफ की बात में तो लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है एक पीसीसी रूफ का या टीन शेड रूफ का। तो सीमेंटेड रूफ या टीन शेड के लिए तो जनरली कस्टमर जब भी प्लान करता है उसके लिए ऑलरेडी उसको उसका उम्र और उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी जनरली स्ट्रक्चर इंजीनियर से बनवा लेता है, नहीं है तो हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर लगा के बना सकते हैं। ग्राउंड के केस में हम लोग को सॉइल बियरिंग कैपेसिटी निकालना पड़ता है जो बेसिकली सॉइल टेस्ट से होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था यहाँ पे मौजूद है जो बेसिकली ये सारा सॉइल टेस्टिंग करता है और हम लोग को ये बोल देता है कि हमारा जो भी ग्राउंड है वो कितना कैपेसिटी तक वजन झेल पाएगा। और
आखिरी हो जाता है अदर इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, वो है वहाँ पे जो भी मालिक है या जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है इंस्टीट्यूट के लिए, उसका नाम, नंबर, नियरेस्ट सिटी कौन सा है, नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट कैसे जाया जा सकता है, अगर हम लोगों को मटेरियल वहाँ पे रखने के लिए अलाउ ना करे, उसके बाद जगह ना हो, तो नियरेस्ट हम लोग कहाँ पे वेयर हाउस ले सकते हैं जहाँ पे मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, नियरेस्ट बस स्टॉप या रेल स्टेशन कौन सा है, अगर लेबर को रुकने की ज़रूरत पड़े तो नियरेस्ट कहाँ पे कौन सा टाउन है जहाँ पे वो रुक सकता है, और जैसे जो होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल का, पुलिस स्टेशन का, फायर ब्रिगेड का, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने बोला था, साइट का कुछ फोटोज, अगर रूफटॉप मतलब टीन शेड साइट होता है तो उसका ट्रस मतलब हमारा टीन शेड का पूरा फोटो, अगर सीमेंटेड साइट होता है तो उसका सारा फोटोज, एलटी पैनल का फोटो, अगर डीजल जनरेटर है उसका फोटो, उसके रेटिंग प्लेट का फोटो, और एक हैंड डायग्राम आपके रूफ का, जिसका जो भी मेजरमेंट करके वहाँ पे हैंड डायग्राम और वगैरह हो रहा है, तो उसका सारा डायग्राम और फोटोज इसमें लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी मेंशन करना पड़ता है। अब आखिरी पार्ट में आ जाते हैं जो हमारा है साइट सिलेक्शन पार्ट। मतलब हम लोगों ने क्या बोला है कि ये साइट हमारे लिए एकदम उम्दा है, हम लोग इसमें आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन से पॉइंट पे बोल रहे हैं, हमारे रूफटॉप स्पेस में शैडो फ्री है, ऑलरेडी इनफ जगह है जहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, वहाँ पे कोई शैडो की चांस नहीं है, वहाँ पे कोई डस्ट की चांस नहीं है, पावर और वाटर वहाँ पे मौजूद है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मौजूद है, हम लोग जब भी इंस्टॉलेशन की काम करेंगे वहाँ पे कोई दिक्कतें होगी नहीं। अगर आजू बाजू टाउन है तो लेबर की ज़रूरत पड़े तो हम लोग को वहाँ से भी मिल सकता है, और रहने के लिए जगह या एक्सेसिबिलिटी मतलब साइट तक पहुँचने के लिए बस ट्रेल से कनेक्शन बस सब कुछ वहाँ पे उम्दा है, बढ़िया है, इसलिए हम लोग इस साइट को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग उस साइट का एक मैप दे देते हैं जिससे ये मेंशन हो जाता है कि ये साइट सही है हमारे उसके लिए, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा जो और एक मेन पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा लास्ट लोकेशन कौन सा है, जिसमें हम लोग को बेसिकली लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट को मेंशन करना पड़ता है, और हम लोग कौन कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फीड करेंगे वो मेंशन करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जैसे एलटी पैनल, कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर जो एलटी पैनल है उसमें फीड करेंगे, यही मेंशन करना होता है। तो साइट फिजिबिलिटी पार्ट में हम लोग को करने के बाद पहले ये देखने के बाद कि वो साइट हम लोग के लिए फिजिबल है कि नहीं, और उसके सारे साइट सर्वे एनालिसिस करने के बाद वो रिपोर्ट में डालने के बाद अगला पार्ट जो आता है वो है इरेडिएशन डेटा। ये डेटा लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से इजीली जनरेट हो जाता है पीवीसिस्ट के थ्रू में। हम लोग ऑलरेडी ये पिछले पार्ट में देख चुके हैं पीवीसिस्ट वाले पार्ट में कि कैसे ये डेटा जनरेट होता है। उसी का स्क्रीनशॉट लेके हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये बेसिकली डेटा है इस रीजन का, ये तो पूरा इंडिया का डेटा है जो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये तो कॉमन है कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जिस साइट की बात करें उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसका हाइट मतलब बिल्डिंग का हाइट डालने के बाद एनुअल सोलर रेडिएशन और उसका एग्जैक्ट डेटा इस साइट का हम लोग को मिल जाएगा फ्रॉम पीवीसिस। तो पीवीसिस में हम लोगों ने जैसे डेटा वहाँ से जनरेट किया था थ्रू मेटियोनॉम हो गया या हमारा नासा का वेबसाइट हो गया, उससे हम लोगों ने डेटा को जनरेट किया था। उस डेटा का जो टेबल है उस टेबल को लेके हम लोग इसे हमारे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही डाला गया है मंथ वाइज डेटा। अगला जो पार्ट आता है वो है सिलेक्शन ऑफ पीवी टेक्नोलॉजी, जो हम लोगों ने पहले भी बोला था कि पीवी टेक्नोलॉजी में हम लोग इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरे इस प्लांट का मेजर जो पार्ट है या सबसे कॉस्टलियर बोल लीजिए या हमारा जो हर्ट पार्ट है वो बेसिकली हमारा सोलर मॉड्यूल है। अगर मॉड्यूल नहीं होगा तो एनर्जी हमारा कोई जनरेशन होगा ही नहीं। तो मॉड्यूल की बात करें तो सोलर फोटोवोल्टेइक का तीन चीज़ें आता है, एक हो गया क्रिस्टलाइन, एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेइक, एक हो गया थिन फिल्म। क्रिस्टलाइन हम लोग ऑलरेडी पिछले बेसिक ट्रेनिंग क्लास में पहले और दूसरे वीडियोस में सीख चुके हैं। बाकी जो दो पार्ट्स है थिन फिल्म और कॉन्सेंट्रेटेड वो हम लोग एडवांस कोर्स में करेंगे जो 1 फरवरी से चालू होने वाला है। यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक हो गया आपका मोनोक्रिस्टलाइन और एक पॉलीक्रिस्टलाइन। अगर हम लोग मतलब मॉड्यूल वाइज बात करें, पॉलीक्रिस्टलाइन चीपर होता है, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन का जो प्राइस होता है वो कम होता है मोनोक्रिस्टलाइन से। बट हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर बजट का कोई कांस्टेंट ना हो, अगर बजट बहुत बड़ा पैरामीटर ना हो हमारे सोलर प्लांट के लिए, तो मोनोक्रिस्टलाइन प्रपोज करना बेटर है पॉलीक्रिस्टलाइन से।
बट अगर बजट हो या मार्केट रेट से हमें कॉम्पीट करना है, अदर कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करके देना है, तो हम लोग जनरल केस में पॉलीक्रिस्टल लाइन ही सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने से पहले हम लोगों को वो तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है कस्टमर को, और कस्टमर को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग उससे बेसिकली ये करते हैं कि हम लोग कौन सा मॉड्यूल को चूज कर रहे हैं। तो मॉड्यूल चूज करने में कुछ पैरामीटर्स होता है। पहला हो जाता है उसका कितना लॉन्जिविटी है, मतलब कितने देर तक वो टिका रहेगा। जनरली हर मॉड्यूल 25 साल तक तो वैसे भी टिका रहता है, तो उसमें हम लोग मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली थिन फिल्म्स का उम्र इन दोनों से कम होता है, लेकिन मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन की अगर बात करें कमर्शियल पर्पस में, दोनों का ही करीबन 25 साल का ही उम्र होता है, और उसका वारंटी भी रहता है, 80% की वारंटी रहता है 25 साल तक। एफिशिएंसी की बात करें, जब मैंने अभी बोला एफिशिएंसी वाइज आपका मोनोक्रिस्टलाइन का एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन से बहुत ज़्यादा है। तो अगर इफेक्टिवनेस की बात करें, हम लोग मोनोक्रिस्टलाइन प्रपोज करना बेटर है, लेकिन वो कॉस्टलियर होता है। अगर 2-3 रुपए की फर्क होता है, हम लोग अगर बात करें मतलब कॉस्ट वाइज बात करें तो अगर बजट का कॉन्स्टेंट आ जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो हम लोग जनरली पॉलीक्रिस्टलाइन ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं। नहीं तो हम लोग मोनोक्रिस्टलाइन में भी ये बात कर सकते हैं। अगला पार्ट आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं। अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो वो मोनो हो या पॉली हो, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता है नहीं, दोनों एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है हमारा सोलर प्लांट की मामले में। थिन फिल्म्स, जैसे मैंने पहले भी बोला था, थिन फिल्म्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे कमर्शियल की अगर हम लोग बात करें, या कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट की। अगला जो पार्ट आता है, अगला जो बेसिकली 2 चैप्टर्स आएगा हमारे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहला वाला पार्ट जो आता है वो होता है सोलर प्लान स्कीम, मतलब हम लोग जो भी डिज़ाइन कर रहे हो उस ऑप्टिमल प्लान डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, कैसे हम लोग ये डिज़ाइन करेंगे, हमारी इंजीनियरिंग टीम इसमें कैसे इस डिज़ाइन को अल्टीमेटली पेश करेगा। तो वो डिज़ाइन निकालने के लिए वही चैप्टर बनता है पावर प्लांट स्कीम, ठीक है। तो हम लोग अगर डिजाइनिंग की बात करें तो बेसिकली हम लोगों के लिए सबसे पहला चीज तो हो गया मॉड्यूल, जिसका हम लोग पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा जो आता है वो होता है हमारा एरिया कितना था। तो यहाँ पे 25 किलोवाट, ये फॉल्टा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के लिए 25 किलोवाट के लिए हमारे पास करीबन 3000 स्क्वायर फीट का एरिया था। 2500 स्क्वायर फीट इनफ था। अगर हम लोग थंब रूल की बात करें, 1 किलोवाट के लिए करीबन 100 स्क्वायर फीट लगता है या 10 स्क्वायर मीटर लगता है। तो 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से 25 किलोवाट के लिए हम लोग का 2500 स्क्वायर फीट काफ़ी जगह था हम लोग का काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 3000 स्क्वायर फीट का एरिया मौजूद है, और इसी कारण से ओवरऑल हम लोग का ये जो प्लांट है वो वहाँ पे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट आता है सोलर मॉड्यूल के बाद, वो आता है इन्वर्टर का। कोई भी इन्वर्टर हम लोग सिलेक्ट करें, सबसे पहला जो नेसेसरी होता है रिलायबल इन्वर्टर के लिए कि हमारा जो भी एफिशिएंसी हो वो 95% से ज़्यादा हो। हमें पता है कोई भी अगर रोटेशनल इक्विपमेंट नहीं होता है कोई भी मशीन के अंदर, तो उसका एफिशिएंसी करीबन 90% से ज़्यादा ही होता है। तो इन्वर्टर भी ऐसा एक मशीन है जिसमें कोई रोटेशनल पार्ट तो है नहीं, तो अल्टीमेटली उसका जो एफिशिएंसी है वो 95% से ज़्यादा है। अगर हम लोग अच्छे अच्छे इन्वर्टर कंपनी की बात करें, जैसे हमारा एबीबी हो गया, डेल्टा हो गया, सनग्रो हो गया, ये सारे का 98% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी पाया जाता है। इसके ऊपर जो मेजर और एक चीज़ आता है वो है डेटा लॉगिंग। तो कोई भी इन्वर्टर की बात हम लोग करें तो इन्वर्टर के साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा लॉगर। डेटा लॉगर करता क्या है, पूरे प्लांट को अच्छे से, पूरे प्लांट सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, सही से जनरेट कर रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर करता रहता है। और ये निकालता है कि हमारा जो भी स्ट्रिंग्स है, जो भी हमारा डीसी का लाइन आके एजीबी में या इन्वर्टर में जुड़ रहा है, वो हर स्ट्रिंग सही से करंट दे रहा है कि नहीं, वोल्टेज जनरेट कर रहा है कि नहीं। जंक्शन बॉक्स में जो भी हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे हमारा एमसीबी हो गया या हमारा एसपीडी हो गया, वो सारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी नोटिस करता है डेटा लॉगर। इसके अलावा ये भी देखता है कि इरेडिएशन लेवल और टेम्परेचर भी है कि नहीं, जो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। डेटा लॉगर के साथ हम लोग सेंसर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उसी के थ्रू हम लोगों को ये इरेडिएशन लेवल और टेम्परेचर का पता चलता है साइट का। इसके अलावा डेटा लॉगर का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है
वो है एक डेटा लॉगर आपका जो भी जब भी साइट में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी एरर आता है, तो डेटा लॉगर सबसे पहले आपको उसमें अलर्ट मैसेज भेजता है कि आप जितना जल्दी हो सके उसको सुधारो, और सुधारने के बाद जो डाउन टाइम है, मतलब इन्वर्टर बंद रहने का टाइम, वो टाइम डाउन टाइम कम हो पाए और हमारा सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाए। तो आज एक अच्छा डेटा लॉगर सिस्टम ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करके कोई भी एरर आता है तो तुरंत उसके लिए एक अलर्ट मैसेज भेजता है, जिस भी सिस्टम में और जिस भी सिम कार्ड के नंबर पे उसे एक्टिवेट किया जाता है, और वो ऐप जो भी यूज़ कर रहा है उसी के पास वो मैसेज तुरंत आ जाता है, जिसके थ्रू वो चेक कर पाता है इस चीज़ को। इसके अलावा अगर हम लोग मॉड्यूल और इन्वर्टर की बात कर लिया, तो उसके बाद जो हम लोग का आता है वो हो गया हमारा मॉड्यूल माउंटिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। अगर जैसे इस केस में हम लोगों का सीमेंटेड रूफ था, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर था वो था HDGI, हॉट डील गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो हम लोग ऑलरेडी पहले पहले वाले क्लासेस में पढ़ चुका है वो होता क्या है। और इसके अलावा बैलेंस ऑफ सिस्टम, जैसे हमारा जंक्शन बॉक्स हो गया, AGB ACDB, या केबल्स हो गया, वो DC केबल, अर्थिंग केबल, AC केबल तीनों ही इसमें आ जाता है। इसके अलावा क्या क्या प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे अर्थिंग वाला प्रोटेक्शन सिस्टम हो सकता है, लाइटनिंग वाला प्रोटेक्शन सिस्टम हो सकता है। लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग एरेस्टर जो हमारे घर के ऊपर लगता है, वो सारा प्रोटेक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी बाकी कंपोनेंट्स में आ जाता है। तो सोलर का अगर हम लोग मॉड्यूल इन्वर्टर को भी छोड़ते हैं, बाकी कंपोनेंट्स का भी हम लोगों को डिस्क्रिप्शन वाइज मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब हम लोग ने जैसे बोला था, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों का ये जो सोलर पावर प्लांट है उसमें आप देखिए हम लोग जो बेसिक 8 या 9 चीज़ें होता है वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन से में लिख चुके हैं। जैसे सोलर मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल हम लोग 330 वाट पीक का ले रहे हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन चूज किए हैं। यहाँ पे जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो फिक्स टिल्ट एंगल का है, मतलब उसमें कोई एंगल का चेंज नहीं कर रहे। इसके अलावा इन्वर्टर हम लोग स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज कर रहे हैं 25 किलोवाट कैपेसिटी का। कंबाइनर बॉक्स में हमारा एरे जंक्शन बॉक्स AJB हो गया और LT पैनल हो गया। इसके अलावा केबल्स क्या क्या यूज कर रहे हैं और लाइटिंग एरेस्टर्स वगैरह क्या क्या यूज कर रहे हैं। ये हो गया एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारे इसके अंदर DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। लेकिन ये वाला पार्ट हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को जब हम लोग उसको प्रोपोज कर रहे हैं, बजटरी प्रपोजल के लिए और अप्रूवल के लिए कस्टमर को ये दिया जाता है। जब हम लोग का इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है, इंस्टॉलेशन के बाद हम लोगों को जनरली एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और भी सबमिट करना पड़ता है। उसका फॉर्मेट हम लोग दिखा देते हैं आपको। उसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप लोग हम लोगों को पूरा मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा मॉडल। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 10 किलोवाट का फॉर्मेट दिखा रहे हैं, तो 10 किलोवाट में हम लोगों ने यहाँ पे 210 वाट पिक के 50 मॉड्यूल लिए थे। कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम था विक्रम सोलर। विक्रम सोलर के मॉडल हम लोग यहाँ पे यूज किए थे। उसका क्या वोल्टेज और करंट था वो तो आपको डेटा शीट से वैसे भी मिल जाएगा, वही आपको यहाँ पे पुट कर देना होता है। इसके अलावा जंक्शन बॉक्स एक ही लिया था, और जंक्शन बॉक्स में हम लोगों ने 5 स्ट्रिंग कनेक्ट किए थे 10-10 मॉड्यूल के। तो टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, टोटल करंट कितना आ रहा है, वो भी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं ग्रिड कनेक्टेड वाले वीडियो से। तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर देना पड़ता है कि जंक्शन बॉक्स का बेसिकली क्या 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 स्पेसिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग का पोस्ट, मतलब हम लोग का इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद इसको भर के सबमिट करना होता है कस्टमर को। तो ये हो जाता है साइट इक्विपमेंट डिटेल्स, जो हम लोगों ने प्रपोज किया था उसके साथ हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रपोज किया था हम लोग के पास इसका तो कोई सीरियल नंबर वगैरह था नहीं, तो हम लोग तो उसे तब सीरियल नंबर या उसको वारंटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो ये सब वारंटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को हम लोगों को ये भर के देना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न क्या है, मान लीजिए कस्टमर का 2 छत है, पहले वाले छत में किसी और ने 25 किलोवाट लगा के गया है, आप दूसरे वाले छत में दूसरी में 25 किलोवाट लगाने जा रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका पुराने वाले छत से कोई भी मॉड्यूल खराब होता है और कस्टमर बोलता है आपको ये चेंज कर देना पड़े, तो आप इस सीरियल नंबर से दिखा सकते हो कि ये मॉड्यूल तो हम लोगों ने कभी सप्लाई ही नहीं किया था। तो आपका जो भी वारंटी होता है ये मॉड्यूल सीरियल नंबर के ऊपर या जो भी आपका कंपोनेंट है उसके सीरियल नंबर के ऊपर होता है। और इसी कारण से ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीशन होने के बाद। आपके जितने भी मॉड्यूल होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जैसे 50 मॉड्यूल्स था, 50 का सीरियल नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आ गया आपका इन्वर्टर डिटेल्स। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक 10 किलोवाट का 3 फेज इन्वर्टर लिया है पावर वन कंपनी का,
और उसका क्या मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर क्या है, और जैसे हमने बोला एक ही क्वांटिटी, क्योंकि 10 किलोवाट है एक ही क्वांटिटी। इसके अलावा पावर प्लांट का केबल डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। मतलब हम लोग मॉड्यूल से लेके एजीबी तक कौन सा केबल यूज कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का, टाइप क्या है, ये कॉपर फ्लेक्सिबल केबल है या एल्यूमिनियम केबल है, केबल का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सिंगल कोर केबल है या 4 कोर केबल है, इसका डायमीटर क्या है, और हो सके तो इसका कितना मीटर लगा है। तो सारे चीज़ों को, जैसे मॉड्यूल थी से एजीबी तक का, एजीबी से इन्वर्टर तक का, इन्वर्टर से एसीडीबी तक का, और एसीडीबी से ग्रिड या यहाँ पे एलटी पैनल या लोड, अब कुछ भी बोलो उस वहाँ तक का। तो ये सारे केबल्स का डिटेल्स भी हम लोगों को कस्टमर को मेंशन कर देना पड़ता है। अगला जो पार्ट और भी आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा एसीडीबी पार्ट। एसीडीबी में भी हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वो कस्टमर को अलग से मेंशन कर देना पड़ता है, उसका मेक। अगर एसीडीबी में हम लोग मान लीजिए, हम लोग एसीडीबी का पूरा वारंटी तो कभी हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या वारंटी दे सकते हैं, उसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे हमारा एमसीबी हो गया, एसपीडी हो गया, तो ऑब्वियसली एमसीबी एसपीडी तो आपने बनाया नहीं होगा, तो आपने कहीं ना कहीं से खरीद के से असेंबल किया होगा। तो उस वाले कंपनी का, जैसे एमसीबी की अगर बात करें तो एबीबी हो गया, स्टाइनर हो गया, उसका वारंटी सर्टिफिकेट, उसका स्पेसिफिकेशन और उसका सीरियल नंबर देना भी इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर के। आफ्टर इंस्टॉलेशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो कस्टमर को ये सारा डिटेल्स दे देना पड़ता है। तो हम लोग जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग बेसिक ये चीज़ों को बस मेंशन कर देते हैं कि कौन सा टाइप है या आउटपुट पैरामीटर्स है, जो भी डेटा हम लोगों को डेटा शीट से मिल पाए। इवन वारंटी भी जो मिलता है हम लोगों को बैक टू बैक हम लोग वो दे देते हैं। मॉड्यूल की बात करें, इन्वर्टर की बात करें, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड है, आईईसी के अकॉर्डिंग उसका सर्टिफिकेशन होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग मेंशन कर देते हैं, जो हम लोगों को डेटा शीट से इजीली मिल जाते हैं। लेकिन जैसे सीरियल नंबर्स वगैरह हो गया, उसी के लिए हम लोगों को आफ्टर इंस्टॉलेशन भी और एक रिपोर्ट या इंस्टॉलेशन रिपोर्ट या साइट इक्विपमेंट डिटेल रिपोर्ट, वो जब सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो हमने जैसे बोला था हर चीज़ का आप देखिए, जैसे मॉड्यूल हो गया, फिर माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग ओवरऑल डायमेंशन तो अलग से यहाँ पे मेंशन करने का कुछ होता नहीं है, हम लोग उसमें एक डायग्राम में अटैच कर देते हैं, जो डायग्राम फैब्रिकेटर से हम लोगों को मिलता है। विंड रेटिंग क्या है, जितना विंड कैपेसिटी ये झेल पाएगा। हम लोग अभी के डेट में 200 किलोमीटर पर आवर की रेट से जो भी विंड आता है वहाँ तक झेलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा आपका फाउंडेशन कैसा है, मतलब आप प्लेन सीमेंटेड करना चाहते हो या रीइंफोर्स सीमेंट करना चाहते हो, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, और किस से फिक्स कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील के 304 टाइप एंकर से कर रहे हैं, या हिल्टी एंकर से कर रहे हैं, या नॉर्मल एंकर फास्टनर से कर रहे हैं एमएस वाले, तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे मेंशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका जो डिज़ाइन है वो सही है या गलत है, या कस्टमर भी आपको जो इवेल्युएट करेगा, आपको आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेगा, वो भी डिपेंड करता है उसी रिपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा सेम इन्वर्टर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, या केबल्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसका बेसिक। हाँ, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मॉनिटरिंग यूनिट के अलावा, वो है आप पावर कहाँ पे इवैक्यूएट कर रहे हो, पावर आप कहाँ पे दे रहे हो। जैसे इस केस में हम लोग एलटी पैनल में, स्कूल के अंदर रहा हुआ जो एलटी पैनल है, उसी में हम लोग हमारा जनरेशन हुआ पावर दे देंगे, हम लोगों को बाकी बाहर की ग्रिड से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आ जाता है प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे दो तरीके के, एक है अर्थिंग, एक है लाइटनिंग। लाइटनिंग के लिए तो आप सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट कर सकते हो, जो हम लोग बेसिकली लाइटनिंग वेंडर से खरीदते हैं। अर्थिंग के लिए आपका जो डायग्राम होता है, जैसे आप अगर 10 फीट का अर्थिंग रॉड यूज़ करते हो, और उसका कैसे आप कितना रेशियो में आप उसका केमिकल डाल रहे हो, या आप रेडीमेड केमिकल ही डाल रहे हो उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक समरी टाइप दे देते हैं एक सिंगल पेज में, जहाँ पे यही लिखा रहता है कि हम लोग का लोकेशन, प्लेस कौन सा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन सा है, कौन से टाइप ऑफ सिस्टम है, कौन सा मॉड्यूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मॉड्यूल्स में कितना स्ट्रिंग है, वो कितना स्ट्रिंग सीरीज में है, कितना स्ट्रिंग पैरेलली में है, कोई शेडिंग है कि नहीं, अगर कितना घंटे का वहाँ पे सन आवर्स मिलता है, कितने घंटे का हम लोग को डे लाइट मिल जाएगा, जैसे 8:30 से 4:30 बजे तक। और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस, ये लॉसेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको याद होगा हम लोग जब पीवीसिस्ट का एनालिसिस किए थे, पीवीसिस्ट एनालिसिस के फ्लो चार्ट में हम लोग को आखिरी में सारे टाइप्स ऑफ लॉसेस मिला था। उसमें मॉड्यूल एफिशिएंसी लॉस हो सकता है, पावर लॉस हो सकता है, या सॉइलिंग लॉस हो सकता है, ये सारे लॉसेस में कितना कितना परसेंटेज लॉस है
वो भी मेंशन किया जाता है एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो हम लोग चाहे तो वो सारे लॉसेस को भी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और शेड्यूल। अगर आज हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और शेड्यूल की बात करें, मतलब हमारा ये तो हो गया हम लोग का टेक्निकल पार्ट, हम लोग क्या क्या कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या स्पेसिफिकेशन हो गया, सीरियल नंबर क्या हो गया, या इक्विपमेंट का क्या डिस्क्रिप्शन हो गया। अगला आ जाता है हम लोग का प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट को हम लोग कब से कब तक खत्म कर सकते हैं। तो मेनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपेंड भी करता है कि आपका प्लानिंग शेड्यूलिंग कितना बढ़िया हो। इवन ये सिर्फ कस्टमर की तरफ से नहीं, हम लोग की तरफ से भी फायदेमंद होता है, कोई भी ईपीसी कंपनी की तरफ से, क्योंकि आप जितना बढ़िया टाइमिंग या प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट खत्म कर पाओगे उतना आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होता जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट को हम लोग बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मतलब जिस फेज में हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट का साइट सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद डीपीआर बना के कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर से डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्ट आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। दूसरा जो मेजर पार्ट आता है वो आ जाता है मतलब इक्विपमेंट का फाइनलाइजेशन। उसका मतलब क्या है, हमने जो भी कस्टमर को सजेस्ट किया है या प्रपोज किया है, कस्टमर क्या उससे सहमत है, अगर नहीं है तो कस्टमर क्या क्या चेंज चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कॉस्टिंग में हम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, और कस्टमर उसके अकॉर्डिंग आपका खुद का बजटरी अप्रूवल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। थर्ड पार्ट आ जाता है आपका प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, मतलब कस्टमर एक बार बजटरी अप्रूवल देने के बाद या प्रोजेक्ट कंफर्म होने के बाद कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को सारे कंपोनेंट को खरीदने में, साइट में पहुंचाने में, और उसके बाद साइट को कंस्ट्रक्ट इंस्टॉल करने में। और लास्ट पार्ट हो जाता है प्लांट कमीशनिंग। एक बार वो हो गया तो मेरा प्लांट को कस्टमर को स्विच ऑन करके कस्टमर को देने के लिए, अगर यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या लोकल कोई भी गवर्नमेंट बॉडी से, उसका टाइमिंग, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड किया जाता है प्लांट कमीशनिंग फेज में। जैसे हम लोगों ने बोला था एक प्रोजेक्ट शेड्यूल में हम लोग जनरली जब ये बजट या सब कुछ अप्रूवल हो जाता है तो हम लोग बेसिकली जो देखते हैं वो है प्रोजेक्ट शेड्यूल में आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा सप्लाई ऑफ मटेरियल जो 16 मॉड्यूल से लेके जीआई स्ट्रिप तक मेंशन किया गया है, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन पार्ट और इंस्टॉलेशन पार्ट। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया, जैसे 16 मॉड्यूल हो गया उसके लिए 15 दिन लगेगा। इस 15 दिन का मतलब है हम लोग जब से ये ऑर्डर या परचेस ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तब से ये पेमेंट होने के बाद से ये कितना दिन में हमारे पास पहुंच सकता है। तो डे 1 होगा हमारा परचेस ऑर्डर का दिन, और डे 15 है हमारे पास साइट में पहुंचने का दिन। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट वगैरह लॉजिस्टिक्स सब देखना पड़ता है, देख के ये नंबर ऑफ डेज डिटरमाइन किया जाता है। इन्वर्टर के लिए देखिए जैसे 10 दिन है, स्ट्रक्चर के लिए 7 दिन, केबल्स के लिए 5 दिन। स्ट्रक्चर अगर रेडीमेड हो तो 7 दिन मिल जाता है, अगर फैब्रिकेटेड हो या डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा बाकी जो एल डिस्ट्रीब्यूशन, एसी जनरल बॉक्स है, या आपका अर्थिंग एल या जीएसटी पे, इसके लिए कोई भी ये लोकली मिल जाता है तो इसके लिए ज़्यादातर टाइम लगता नहीं है। अगर हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करें, हम लोग इंस्टॉलेशन जनरली सारे चीज़ें जब पहुंच जाता है साइट में उसके बाद ही चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 15 तारीख को हमारा सारा चीज़ें एवरेज पहुंच जाएगा। हाईएस्ट जो पहुंचने का हम लोगों ने टाइम पकड़ा है वो है 16 मॉड्यूल का। तो मॉड्यूल अगर 15 दिन में पहुंचा तो जब सारे सारे मटेरियल हमारा पहुंच जाएगा साइट में, तभी हम लोग जनरली ये काम को चालू करते हैं। और इंस्टॉलेशन टाइम को जनरली लास्ट डे ऑफ डिलीवरी, मतलब जो भी सामान वहाँ पे डिलीवर हो रहा है साइट में उसका आखिरी दिन या उसके बाद से माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्टॉलेशन डेट हम लोगों ने 16 तारीख से 30 तारीख तक माना है। तो ये जो इंस्टॉलेशन डेट है वो है 16 तारीख से हम लोग चालू करके 30 तारीख तक। तो एक उपाय है कि हम लोग इसी को मतलब इसी एक ही जगह पे हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट को दिखाएं। और भी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पार्ट को हम लोग बेसिकली हर स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं कि हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इंस्टॉलेशन की बात करें, वो इंस्टॉलेशन जल्दी हो या हम लोग मॉनिटर कर पाए, उसी कारण से हम लोग उसको हर एक एक स्टेप में डिवाइड कर भी सकते हैं, और उसको भी हम लोग ऐसे शेड्यूल में दिखा सकते हैं। तो दिखाते हैं हम लोग वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, हम लोग इंस्टॉलेशन पार्ट को हम लोग अभी डिवाइड करेंगे। ये देखिए, तो इंस्टॉलेशन पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, हर चीज़ को, जैसे डिलीवरी ऑफ वॉकवे और स्ट्रक्चर कब डिलीवरी होगा, अर्थिंग कब होगा,
हम लोग लिफ्ट कब करेंगे, मतलब सारे सामानों को छत पे कब चढ़ाएंगे, कब मार्किंग करेंगे, कब इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ये डे वाइज डिवाइड किया है इस प्लान को, और एक रखा है प्लानिंग, एक रखा है एक्चुअल। मतलब हो गया हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं और एक्चुअली क्या हो पा रहा है। इससे हम लोग डेली चीज़ों को मॉनिटर भी कर पाएंगे और हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि कितना जल्दी हम लोग का ये वाला काम हम लोग खत्म कर पाए और हमारा कॉस्टिंग कितना कम हो पाए। तो इसी के लिए अगर हम लोग जितना डिवाइड करके इसे करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, और हम लोग का शेड्यूल या प्रोजेक्ट शेड्यूल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। अब डिफाइंड अभी के ज़माने में आप एक्सेल के थ्रू डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हो, चार्ट बना के भी कस्टमर को दिखा सकते हो, या हम लोग जैसे बनाए हैं वो सिंपल एक्सेल से भी आप बना के कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऐसे हम लोग बेसिकली हमारा जो शेड्यूल प्रोजेक्ट शेड्यूल है उस प्रोजेक्ट शेड्यूल को डिफाइन करते हैं। अगला पार्ट जो आता है हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो आता है बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स ऑलरेडी बनाना हम लोग सीख चुके थे हमारे पीवीसी डिजाइन के टाइम में। बहुत हम लोगों ने ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स के लिए भी सीख चुके थे और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के लिए भी सीख चुके थे। यहाँ पे एक बेसिक 9 आइटम्स के थ्रू हम लोगों ने वो दिखाने की कोशिश किया है। हम लोग ऑलरेडी इसका डिटेल्ड फॉर्म सीख चुके हैं, 77 रोज के साथ हम लोग ऑलरेडी इसे बना चुके हैं। और इसके साथ हम लोग इसमें कॉस्टिंग भी देख सकते हैं। कस्टमर बेसिकली ब्रेकअप कॉस्टिंग मांगता है तो हम लोग को इसमें ब्रेकअप कॉस्टिंग देने की ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन उसमें हम लोग कॉस्टिंग देने से पहले हम लोग उसे ऐड कर लेंगे। तो पहले हम लोग उसे ऐड करेंगे और फिर ही उसका ब्रेकअप कॉस्टिंग कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगला पार्ट जो आता है जैसे मैंने बोला था एक हो जाता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। इसके साथ आप मॉड्यूल लेआउट भी दे सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ऑलरेडी ऑटोकैड में पहला पार्ट में सीख चुके हैं इस के, और इसी से हम लोग बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम या मॉड्यूल लेआउट बना के ये इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालते हैं। अगला पार्ट जो आता है वो आता है रूफटॉप का लेआउट। रूफटॉप के लेआउट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो भी दे रहे हैं वो है हैंड ड्राइंग स्केच। हम लोग जब साइट विजिट में गए थे, आपको याद होगा साइट विजिट में हम लोगों ने मेंशन किया था कि हम लोग को ये पूरा चीज़ों को हैंड ड्राइंग करना होता है। तो उसी हैंड ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दे सकते हैं। इसके साथ इसी चीज़ को हम लोग ऑटोकैड में बना के मॉड्यूल लेआउट के तौर पे भी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। वो कस्टमर के लिए भी ज़्यादा फ्रेंडली होता है समझने के लिए, और हम लोग के लिए भी वो एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बन जाता है। तो वो भी चीज़ हम लोग ऑटोकैड के थ्रू सीख चुके हैं। ऑटोकैड के थ्रू वो बना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग वो भी चीज़ डाल सकते हैं। राइट, ये आ गया ऑटोकैड। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला था, अगर हम लोग ये एक पार्ट हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब हम लोग जो भी ड्राइंग अभी सबमिट कर रहे हैं वो मॉड्यूल लेआउट हो जाए या हैंड स्केचअप हो जाए, वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग करने के टाइम पे जो ड्राइंग की जरूरत पड़ी थी। एज बिल्ड ड्राइंग का मतलब ये हुआ अगर हम लोग लगाने के टाइम पे मान लीजिए कोई भी दिक्कत है या कोई भी चेंजेस करना पड़े तो वो चेंजेस हम लोग कस्टमर के थ्रू अप्रूवल लेके करते हैं और उसी चीज़ को चेंज करके एज बिल्ड ड्राइंग पे मेंशन करते हैं। ये जो हम लोगों का इंस्टॉलेशन के बाद का पोस्ट रिपोर्ट था, उसी पोस्ट रिपोर्ट में ये एज बिल्ड ड्राइंग सबमिट करना पड़ता है। वो फाइनल ड्राइंग होता है जो कस्टमर को सबमिट करना पड़ता है। अगर कोई डेविएशन ना हो तो कस्टमर को कोई डेविएशन ड्राइंग में कोई डेविएशन सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो भी ड्राइंग हम लोग यहाँ पे सबमिट किए हैं। इसके अलावा जैसे हमने बोला था ये हो गया हमारा साइट फोटो गैलरी। हम लोग फोटोज भी ऑलरेडी साइट का जो भी साइट में हम लोगों ने जब साइट पे विजिट किए थे उसका सारे फोटोज भी दे सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हो। और वही चीज़ वो साइट फोटो गैलरी में भी हम लोग जब डालते हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालते हैं वो होता है हम लोग के साइट सर्वे के टाइम का। जो फाइनल रिपोर्ट में डालते हैं वो जो होता है हमारा इंस्टॉलेशन के बाद का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइट मतलब फाइनल रिपोर्ट में होता है उसमें साइट फोटो गैलरी और सिस्टम वारंटी सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें दिया जाता है। तो वारंटी सर्टिफिकेट हम लोग को बैक टू बैक मिलता है मैन्युफैक्चरर से, वही हम लोग पकड़ा सकते हैं या खुद के थ्रू भी एक सर्टिफिकेट जनरेट करके कस्टमर को दे सकते हैं। आखिरी बात जो आ गया जिसे हम लोगों ने बोलते हैं सिम्युलेशन। हम लोग ऑलरेडी पीवीसी के थ्रू सिम्युलेशन सीख चुके हैं, तो वही सिम्युलेशन हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दे सकते हैं और देना बेहतर भी होता है कि उसी से कस्टमर को पता चलता है क्या जनरेशन हो रहा है। सिमुलेशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। हम लोग पीवीसी सीख चुके हैं तो हम लोग जो भी रिपोर्ट अटैच करेंगे वो पीवीसी के थ्रू ही करेंगे। इसके अलावा पीवी सोल है, सोलर जीआईएस है, तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग सेम जनरेशन कर सकते हैं। मोर और लेस रिजल्ट सबका सेम ही आता है। यहाँ पे जो रिपोर्ट दिखाया जा रहा है वो सोलर जीआईएस के थ्रू जनरेट हुआ है।
तो हम लोग यहाँ पे सोलर जीआईएस के थ्रू का रिपोर्ट लगाया है। आप वहाँ पे आप जब आपके तरफ से करोगे तो आप सोलर पीवी सिस्ट का भी रिपोर्ट इनपुट कर सकते हो। तो आपके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक सिमुलेशन रिपोर्ट या यील्ड असेसमेंट रिपोर्ट हम लोग जिसे बोलते हैं, कितना जनरेशन होगा हमारे प्लांट से, वो रिपोर्ट सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज आप हम लोग लास्ट में आखिरी में रिपोर्ट के अटैच कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो जैसे हम लोग का सिमुलेशन रिपोर्ट जनरेट होता है, सेम रिपोर्ट है यहाँ पे। तो ये सोलर जीआईएस के थ्रू है। आखिरी पार्ट आता है फिनेंशियल एनालिसिस। मैंने जैसे पहले भी बोला था, फिनेंशियल एनालिसिस हम लोग एक कोई भी एक एक्सेल के थ्रू बना के कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं, या जो भी फिनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट जो जनरेट होता है हमारे पीवीसी से, उसी के थ्रू भी हम लोग कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर कहीं पे भी हम लोग का ऑब्स्टकल्स था, ट्री था, ऊंचा बिल्डिंग था, उसका शेडो एनालिसिस हम लोग भी स्केचअप के थ्रू करके अगला एनेक्स्टर 6 करके शेडो एनालिसिस रिपोर्ट भी कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग का पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कस्टमर के पास खत्म होता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को मेंशन करना पड़ता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जिसके बेसिस में कस्टमर हमारे प्रोजेक्ट को इवेलुएट करता है और उसके बाद बजटरी अप्रूवल देता है काम को चालू करने के लिए। हमारे जो भी ये भी प्रचेष्टा है, जो भी एफर्ट है, उसके लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अब हम लोग का ये फर्दर अपडेट्स मिलने के लिए, डेली अपडेट्स मिलने के लिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। एक सीरीज चलाएंगे 15 दिन 20 दिन का, जिससे आप लोग उसी सीरीज से कनेक्ट हो पाओ और जितना भी जानकारी हो सके वो सीख पाओ। और इसके अलावा आपको जैसे हमने पहले भी बोला था, अगर सोलर में आप लोगों को इन हैंड ट्रेनिंग चाहिए या कोई भी इंटर्नशिप चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कर सकते हो और हम लोग की तरफ से एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। हम लोग एक एमएसएमई रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपके थ्रू आपको वो एमएसएमई का सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आप स्कूल कॉलेज इंटर्नशिप में या कभी भी अगर कोई भी जॉब के प्रमोशन में काम पे आता है, आपके नॉलेज एनहेंसमेंट में काम पे आता है, तो उसमें हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो पाए। और जैसे हमने बोला था, अगला जो एडवांस ट्रेनिंग का सेशन है सोलर का, वो चालू होगा 1 फरवरी 2022 से। और हम लोगों का जो मैथ्स का पहला सेशन है एप्टीट्यूड वाला, तो वो चालू होगा आपका 16 तारीख से। ठीक है। थैंक यू क्लास। अगेन रिपीट करेंगे, हम लोगों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।